पॉलिटी की पुस्तक एनसीईआरटी के बुक से तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 2 अध्याय पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है और कैसे निर्णय लेती है। अलग अलग तरह की सरकार, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर होता है, चलिए इसकर पढ़कर पता करते हैं। इन सवालों के जवाब हम लोग को इसी अध्याय में हम लोग को इन सवालों को जवाब देखने को मिलेगा। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार प्याज की दाम तय किए। ये क्या है, पेपर के कटिंग दिए हुए हैं जिससे सरकार के, ये पेपर की कटिंग है जो इसमें दिया गया है। हर एक देश, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक यहाँ पे काम दी गई है, ऊपर दिए गए अखबारों की सुर्खियाँ देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उसकी सूची बनानी है। क्या सरकार के काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस विषय पे चर्चा कीजिए। शुरू करते हैं। हर एक देश के विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी भी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी यह सरकार का दायित्व है। उसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों को सहायता करती है। अगर कहीं विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय के जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको जानकर यह अचरज हो गया होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। यहाँ पे कुछ और चीज़ भी दिया हुआ है। क्या आप सरकार की कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिसकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? तो ऊपर जो चर्चा नहीं की गई सरकार के अन्य काम भी आप सोच सकते हैं। कुछ नियम की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का फ़ोटो है। एक भारत पेट्रोलियम है और एक इंडियन रेलवे का कुछ फ़ोटो दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकार के स्तर से शुरुआत करेंगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है और स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखने को मिला। एक स्थानीय स्तर पर, जिसे पंचायती राज व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा जो संचालित की जाती है। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर, तृतीय स्तर
राष्ट्रीय स्तर पर है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य सरकार का मतलब है जो पूरे राज्य की ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र देखें और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के संबंध में पूरे देश में होता है। मैंने तीनों का आपको मतलब समझाया गया है कि स्थानीय स्तर का मतलब और राज्य स्तर का और केंद्र स्तर का। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामों के बारे में भी जानेंगे। ये भारत का मैप दिया गया है, ये राजनीतिक मैप है। इसमें देख सकते हैं सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का लोकेशन, और दिल्ली राजधानी विशेषकर। ये प्रशासनिक प्रभाग के हिसाब से ये भारत का मैप आप देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश जो है 2014 में 29वां राज्य बना था भारत का। उसके बाद क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर राज्य थे उसको 2 भागों में केंद्र शासित राज्यों में जब विभाजित किया 2019 में, तब फिर से भारत में 28 राज्य काउंटिंग में रह गए। अब सरकार एवं कानून से संबंधित हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों पे वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता होता है। ये क्या है? कानून है, सरकार ने एक नियम बनाए हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर भी विचार कीजिए कि लोगों उसके मानने के लिए क्यों ज़रूरत है। अन्य कानून के बारे में भी सोच सकते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय में जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या इस कदम को उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। अब सरकार भी कितने प्रकार के होते हैं वो प्रकार हम लोग देखेंगे। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को पालन करवाने यानी बाध्य होने की शक्ति कौन देता है? तो सरकार को ये शक्ति कौन देता है कि कोई कानून बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन या पालन करवाए? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पे निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देता है कि आप कानून बनाइए और इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करता है। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। माने लोकतंत्र में आपको फिर 5 साल में अगर चुनाव हुआ तो आपको ये जिम्मेदारी और आधार बताना होगा कि ये काम आपने क्यों किया और आगे आपको लोग क्यों चुने। एक दूसरे तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार होती है। हम लोग कौन से अभी बात किए हैं? लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, लोकतंत्र की सरकार के बारे में बात किए हैं। दूसरा है राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास ही रहती है। किसके पास? राजतंत्र में राजा के पास। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं।
कोई भी कार्य किया उसके लिए उनको आधार बताने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही अपने निर्णयों पर सफाई देनी पड़ती है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं है। एक छोटा सा बक्सा में कुछ दिए हुए बॉक्स में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों लेने के लिए महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में क्या है, ऐसे निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, वो खुद जो लोग चुने हैं सरकार वही प्रभावित होंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके जवाब के दो कारण लिखिए। आपको इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, आपके यहाँ की जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था देखना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो और कौन सी कल्पना कर सकते हैं कि आपके यहाँ और कौन सी शासन का व्यवस्था हो सकता है, ये बात सोचनी है। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपने पसंद का नेता चुनने का छूट है। बिल्कुल नहीं, राजतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश के शासन का संपूर्ण ताकत होगा। बिल्कुल नहीं, राजा के पास नहीं होता है, चुने हुए सरकार के पास होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा निर्णयों के लिए लोग प्रश्न उठा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हो भी सकता है कई जगह। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होता है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों को ही शासन है। लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र का मूलभूत विचार क्या है? लोग नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ये कैसे होता है? लोग अपने में से ही एक नेता चुनते हैं जो उनके लिए कानून बनाते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहने का मतलब है कि लोग जनता में से बहुत सारे लोगों में से एक नेता को चुनता है। तो क्या हुआ? इस सारे लोगों का ये प्रतिनिधि हुआ, इसीलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, यानी जितने ये लोग थे ये सभी लोग भाग नहीं लेंगे, लेकिन इनका एक प्रतिनिधित्व होगा जो उसमें भाग लेगा, बल्कि इसमें से चुन के जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकते जब तक वह देश में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो जैसे लोकतंत्र हम नहीं मान सकते हैं जब तक वहाँ पे सभी वयस्क लोगों को बिना भेदभाव को वोट देने का अधिकार न हो। यानी लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को ये वोट देने का, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय में ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरत गरीब को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी? आपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिसके पास अपनी संपत्ति थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब, अशिक्षित वोट देने के अधिकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों सहारे चलते जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1930 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार का सहन नहीं कर सकता कि इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह है। मैंने गांधी जी ने क्या कहा था, ये यंग इंडिया में ये बातें लिखी थी। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया गया है, इसको देखते हैं। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को लोगों के साथ नहीं बांटा। यानी सरकार में कहीं भी जो शक्ति है लोग स्वेच्छा से लोगों के साथ नहीं बांटा। यूरोप तथा अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। मैंने महिलाओं ने अपने वोट का अधिकार प्रथम विश्व युद्ध के समय मजबूती से मांग की। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो महिला मताधिकार आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही, और अंग्रेजों ने इसे सेफ्रेस मूवमेंट कहते हैं। सेफ्रेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। यह युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उनके कामों करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों का काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतना गलत रूढ़िवादी धारणा बनाया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पुरुष लोग क्या हुआ कि लड़ाई में चले गए थे, तो जो काम पहले पुरुष करते थे उन कामों को महिलाओं द्वारा किए जाने लगा। तो रूढ़िवादी सोचने वाले लोग को धक्का लगा कि क्या ये महिलाएं भी ये काम कर सकती है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में असमान रूप से योग्य माने जाने लगा। मैंने उस समय से क्या हो गया, लोगों को लगने लगा कि निर्णय लेने में महिला भी योग्य माने जाने लगा। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की और उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह अपने आप को लोहे के जंजीरे से बांधकर प्रदर्शन किया। इसमें कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। यहाँ नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कर नहीं सकते हैं तो सोच तो सकते ही हैं। पृष्ठ 33 से 34 पर मानचित्र देखिए और भारत के कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जिलों को दर्शाइए और इन मानचित्रों में विभिन्न अन्य संसाधनों के निम्न जानकारी का पता लगाइए। एक और काम है, भारत के पड़ोसी देशों का नाम जानना है। भारत अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसी देशों का नाम जानना है। अगर किसी राज्य से है तो राज्य के पड़ोसी कौन कौन से देश है या जिला है, अन्य राज्य है उसका देखना है। अपने ज़िले के उसके पड़ोसी जिलों का भी नाम आपको पता करना है। अपने ज़िले के राष्ट्रीय राजधानी पे जाने वाली मार्ग यानी दिल्ली जाने वाली मार्ग को भी अपने यहाँ से देखना है। नीचे तालिका में दिए गए कथनों को नज़र दौड़ाकर देखिए, क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है और उस पर निशान लगाइए। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय किसका है? ये राष्ट्रीय सरकार का काम। पश्चिम बंगाल सरकार के सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय ये राज्य सरकार का काम है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में रेल लाइन शुरू करना है, ये राष्ट्रीय स्तर का सरकार का काम है। गांव में सार्वजनिक कुएं के स्थान चुनने का निर्णय ये स्थानीय स्तर का। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाना है, ये भी स्थानीय स्तर का भी हो सकता है और राज्य स्तर का भी हो सकता है। हरियाणा सरकार सारे किसानों को मुफ्त बिजली, ये राज्य सरकार। 100 रुपये का नया नोट शुरू करना, ये केंद्र सरकार का यही काम था। इससे संबंधित प्रश्न है, बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन अच्छा टॉपिक, अच्छा क्लास। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।